हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी को रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं। हम 12th क्लास और 10th क्लास दोनों की क्लासेस जो हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की भी परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए, हम आज की इस वीडियो में जो है क्लास 10th के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और साथ ही आपके सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके नॉलेज को भी एक बड़ा जो है आयाम देने की कोशिश करेगा। तो इसके अंतर्गत जो है बच्चों, आपको 2024 सेशन के अंतर्गत जो है आपको इस वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि हिस्ट्री यानी इतिहास का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस बुक से लिया गया है। तो ये जो है आपको भारती भवन और साथ ही एनसीईआरटी बुक्स दोनों से जो है मर्ज करके इस क्वेश्चन का आंसर यानी इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो है आपको चैप्टर 1 पहला वाला चैप्टर 1 हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन आंसर में, जो कि आपका क्वेश्चन आंसर का जो चैप्टर का नाम हो जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, उसका उदय और उसका विकास। यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है यूरोप के राष्ट्रवाद तथा उसके उदय और उसके विकास पर आधारित होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो ये हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको आज की इस वीडियो में जानना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है होने वाला है, राष्ट्रवाद क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। यानी क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक भावना है, एक मानव चेतना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी मानव चेतना है, एक ऐसी भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहन बनती है। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, यानी कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि किसी एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाले जहाँ पर राष्ट्रवाद की आवश्यकता है या फिर राष्ट्र के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, तो उसके लिए जो हमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सांस्कृतिक जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई संस्कृति है वो, और हमारे सामाजिक परिवेश यानी कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, यह सभी चीज़ों को जानना ही हमारे लिए जो है राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ है। और उसमें में रहने वाले लोग जो है उन लोगों की एकता, यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत रह रहे लोगों के बीच हम एकता बनाकर रखते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको हमारा बताए गए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो भी आपके क्लास 10th में है, तो आप उन्हें भी वीडियो जो है शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है, तो मैजनी कौन था। मैजनी यानी कि यूरोप राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक मैजनी एक वहाँ का नेता था, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैजनी कौन था, तो मैजनी जो है वो इटली का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। कौन था, तो मैजनी जो है इटली का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। वह जो है साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का भी समर्थक था, यानी साहित्य और गणतांत्रिक जो विचार है उसका समर्थक था। साथ ही जो है एक योग्य सेनापति था। मैजनी जो था वो क्या था, तो मैजनी था जो था वो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। साथ ही वह जो है साहित्यकार और गणतांत्रिक, यानी कि जो हमारे राष्ट्र होते हैं उन राष्ट्र के प्रति जो है गणतांत्रिक व्यक्ति, यानी कि गण के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति के विचारों में जो है समर्थन रखता था, समर्थक था। और एक योग्य सेनापति यानी सेनाओं का पति, यानी कि सेनाओं का मुखिया जो है मैजनी को कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया मैजनी का परिचय। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनसर्ट रेनन और राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि अनसर्ट रेनन और राष्ट्रवाद जो है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है, इसको बताइए। तो अनसर्ट रेनन जो है वो कौन थे, तो फ्रांसीसी दार्शनिक अनसर्ट रेनन ने राष्ट्रवादी की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। तो फ्रांसीसी दार्शनिक अनसर्ट रेनन कौन थे, तो वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि फ्रांस में आए हुए दार्शनिक, यानी कि कहीं मतलब किसी और देश से आए हुए व्यक्ति जो कि फ्रांस में
दार्शनिक के रूप में आए और फ्रांस की चीज़ों को उन्होंने समझा, देखा और चीज़ों को बताया। यानी कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे अंसर्ट रेनर। उन्होंने जो है राष्ट्रवाद की एक नई नीति और उसके जो व्यापक परिभाषा उसके बारे में जो है व्याख्या की। तो उनके अनुसार, उनके व्याख्या में कहा गया कि उनके अनुसार राष्ट्र जो है, राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म तक या फिर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यानी कि राष्ट्र जो है किसी समान भाषा, किसी नस्ल, किसी धर्म या फिर किसी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए तो है अतीत में समान गौरव, यानी एक गौरव की बात, यानी राष्ट्रवाद के लिए तो है अतीत में यानी आने वाले समय में जो है गौरव का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में एक समान इच्छा, मतलब बात वर्तमान में एक समान इच्छा यानी कि एक जैसी इच्छा होनी भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद संकल्प का भी होना आवश्यक है। साथ ही साथ मिलकर एक महान काम करना और आगे की ओर बढ़ने का जो है एक निरर्थक प्रयास जो है हमें करना चाहिए। ऐसे काम और करने की इच्छा, यानी कि ऐसे कामों को करने की जो इच्छा है, ऐसे कामों की करने की इच्छा, साथ ही साथ एक जन समूह होने की यह सभी जरूरी शर्तें जो है वो हमें क्या बताती है, वो हमें राष्ट्रवाद के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। यानी कि अंसर्ट रेनर कौन थे? तो अंसर्ट रेनर जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने जो है राष्ट्रवाद की व्यापक परिभाषा दी और परिभाषा में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद जो है वह किसी समान भाषा, नस्ल, धर्म तथा क्षेत्र में ही सीमित रहने वाली बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद का तो अर्थ यह होना चाहिए कि हमें जो है अपनी गौरवता के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान में एक समान इच्छा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, एक समान संकल्प होना चाहिए, साथ में मिलकर हमें महान काम करने का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। साथ ही साथ ऐसे काम करने और ऐसी इच्छा रखने की जो है भावना होनी चाहिए और एक जन समूह में इन सब शर्तों को ज़रूरती रूप से जो है लागू करने की भी इच्छा जाहिर होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जो है शर्तें बना लेते हैं लेकिन उसे लागू नहीं करते, तो उसे लागू करने की इच्छा होनी चाहिए। यह सभी क्या बताती है? तो यह सभी हमें बताती है कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, यानी राष्ट्र में हमें व्यापक एकता बनाकर रखनी चाहिए। यह हमारा अंसर्ट रेनर के द्वारा दी गई परिभाषा राष्ट्रवाद की थी। यह हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ पूरा। हम अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? तो इटली के एकीकरण में क्या बच्चों, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी? यानी कि जो मेजनी जो एक नेता था, राष्ट्रवादी नेता था प्रसिद्ध, उसका इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी? तो आंसर है कि जूसेप मेजनी जो था वो इटली के एकीकरण में एक मसीहा था। यानी इटली के एकीकरण करने में जूसेप मेजनी जो था वो एक इटली के एकीकरण में एक मसीहा के रूप में साबित हुआ। बात करें आगे तो मेजनी एक जो है महान दार्शनिक, साथ ही साथ लेखक और दूरदर्शी राजनेता और कर्मठ कार्यकर्ता था। ठीक है बच्चों, इटली के नवनिर्माण, यानी यहाँ पर टाइपिस्ट ने गलती किया है, इटली के नवनिर्माण यानी कि पुनः निर्माण में जो है मेजनी ने एक विशेष भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। और यह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील लगातार प्रयास करता था। यानी कि मेजनी जो थे उन्होंने जो है बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता यानी इटली की आज़ादी के लिए जो है प्रयत्नशील यानी कि लगातार जो है प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने प्रयास को कभी भी विरामता की अवस्था नहीं आने दी। उन्होंने जो है बचपन से ही उनके अंदर एक इच्छा थी कि इटली को जो है स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, 1831 में उन्होंने यानी उसने यंग इटली नामक एक संस्थान की भी स्थापना की। यंग इटली नामक 1831 ईस्वी में जो है उन्होंने यंग इटली नामक जो है संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान ने जो है युवकों में नई चेतना जगाई, यानी जो युवा लोग हैं उन सभी में जो है एक नई चेतना का निर्वहन किया। साथ ही साथ जो है वह जो है रिपब्लिक दल
का भी नेता के रूप में आगे बढ़े और उसने जो है मजदूरों, विद्यार्थियों तथा युवकों में जो है इटली की स्वतंत्रता के लिए जो है एक भावना को जगाया, एक भाव को जगाया कि भाई हमें भी जो है एकीकरण यानी हमें भी जो है आज़ादी चाहिए। उसके बाद जो है मेजनी ने गणतंत्रवादी विचारों ने जो है मेजनी के जो गणतंत्रवादी जो विचार थे उन विचारों ने जो है इटली में एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। यानी कि मेजनी के जो गणतंत्रवादी जो विचार थे, जो गणतंत्रवादी यानी कि देश को आज़ाद करने की जो उनके अंदर इच्छा थी, उन्होंने जो है इटली के एकीकरण का जो मार्ग जो है और भी ज़्यादा सरल बना दिया। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा था चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी और मेजनी ने किस प्रकार से एकीकरण में जो है अपनी सहभागिता निभाई। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर की, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई? रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में के लिए जो है रक्त और तलवार की जो नीति थी उसको अपनाई। यानी कि बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण के लिए जो है रक्त और तलवार यानी कि एक ऐसी व्यापक स्थिति सामने आ चुकी थी कि अब जो है तलवार उठाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो है किसने तो किसने बच्चों? बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में के लिए जो रक्त और तलवार की नीति को अपनाया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बहुत ही अच्छे और प्यारे शब्दों में कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? तो बचाओ बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? तो बच्चों फ्रांस की क्रांति के समय राष्ट्र का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ जैसा कि आंसर इसमें दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुरातन युग के अंत हुआ। यानी फ्रांसीसी जब क्रांति हुई उसके बाद जो है पुरातन यानी पुराने जो युग थे उन पुरातनों युगों का जो है अंत हो गया और एक नए आधुनिक युग का आरंभ हो गया। एक आधुनिक युग का आरंभ हुआ जिससे कि जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का जो है क्या हो गया? निर्माण शुरू हो गया और राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर हुआ। यानी कि जब हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बाद जो है एक नए युग का आरंभ हुआ, एक आधुनिक युग का आरंभ हुआ और फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके बाद जो है राष्ट्र का निर्माण जो है राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर शुरू हो गया और जो निरंकुश जो राजतंत्र यानी कि निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। यानी कि निरंकुश तानाशाही जो राजतंत्र फ्रांस में थी उन सभी का अंत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना यानी प्रजाओं का तंत्र, प्रजाओं की इच्छा जो है की स्थापना हुई और मानव एवं नागरिक अधिकारों की जो है घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक मानव की जो नागरिक और जो आधिकारिक जो उनकी अधिकार थे उनकी घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक जो अधिकार थे उनकी समानता को स्थापित किया गया। यानी लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से जो है क्रांति की और साथ ही क्रांति करने के बाद जो है उनकी क्रांति सफल हुई और उन्होंने जो है नए युग की स्थापना कर फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद की नीति के विचारों को आधार देते हुए आगे बढ़ाया और निरंकुश जो राजतंत्र था उसे जो है समाप्त करके अपनी प्रजातंत्र की स्थापना की। यानी प्रजाओं के तंत्र की स्थापना की और उन्होंने नागरिकों के लिए यानी मानव अधिकारों के लिए जो है उन्होंने घोषणा कर जो है समाज में आर्थिक और समानता स्थापित की गई, जिसके बाद जो है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों पर राष्ट्र का निर्माण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था छठा नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ उसका आंसर। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और क्लियर रूप में समझ में आ रही होगी बच्चों। तो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 18 और 19वीं, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे 18 से 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्रों की छवि किस रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में कलाकारों ने जो है यानी वहाँ के जो कलाकार थे उन कलाकारों ने जो राष्ट्र की जो छवि थी उसे किस रूप में जो है जनता के समक्ष जो है प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने मानवीय रूप में राष्ट्र को प्रस्तुत किया। यानी कि 18 से 19वीं शताब्दी में कलाकार जो थे उन्होंने
मानवीय रूप में राष्ट्र को प्रस्तुत किया, यानी कि मानवता के रूप में राष्ट्र को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। तो कैसे? तो बात करें, नारी के रूप में राष्ट्र को दिखाया गया, यानी कि नारी के रूप में राष्ट्र को दिखाया गया, यानी कि राष्ट्र को जो है माता का दर्जा दिया गया, नारी का दर्जा दिया गया। और राष्ट्र की कल्पना जो है नारी के रूप में की गई, यानी कि हमारी जो राष्ट्र है उनकी कल्पना किसके रूप में की गई? तो नारी के रूप में की गई। ठीक है बच्चों, इस बातों को आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राष्ट्र की जो कल्पना है वो नारी के रूप में की गई, और नारी की जो छवि है वो राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह बन गई, यानी कि प्रतीक भी बन गए, यानी कि नारी की छवि को जो है राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह भी बना दिया गया कि नारी शक्ति जो है वो सबसे अधिक है और सबसे अधिक प्रभावशाली है। ये हमारी माता जो है, यानी कि हमारी जो धरती है वो हमारी क्या है? धरती माता है, राष्ट्र माता है। तो क्या बना दिया गया हमें? यानी कि नारी को जो है, नारी की छवि को जो है राष्ट्र के प्रतीक बना दिया गया। और फ्रांस में मरियाना, यानी फ्रांस में मरियाना, और फ्रांस में कौन? मरियाना। और जर्मनी में कौन? जर्मेनिया जो है राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में नारी का चित्रांकन हुआ। यानी कि फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एक लेडी का नाम था मरियाना, और जर्मनी में एक लेडी का नाम था जर्मेनिया। उनको जो है राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में जो है नारी का चित्रण करते हुए जो है नारी की भावना को जो है आगे बढ़ाया। ठीक है, और इन्हें जो है मूर्तियों, सिक्कों तथा डाक टिकटों और चित्रों में जो है प्रदर्शित करके कलाकारों ने जनता में राष्ट्रवादी भावना का और बहुत ही अच्छी तरह से और तेजी से जो है विकास को आगे बढ़ाया। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर यही बताता है कि हमारी जो नारी शक्ति की जो भावना थी उसे जो है राष्ट्रवादी भावना के रूप में आगे बढ़ाया, और हमारी धरती माता को जो है माता का दर्जा देते हुए फ्रांस और जर्मेनिया, यानी कि जर्मनी में जो है, यानी कि लेडीज़ को जो है, यानी कि मरियाना, और जर्मनी में जर्मेनिया को जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में आगे बढ़ाया गया। तो यह था हमारा कुल मिला के 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए नारी शक्ति का वर्णन। ठीक है बच्चों, तो 7वां नंबर क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। बात करते हैं हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट लगता है कि हाँ हमें इस चीज़ में डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का हम जल्द से जल्द आपको जो है रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 18 से, यानी कि 1830 की जो जुलाई की क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि 1830 में जो जुलाई की क्रांति की गई थी उसमें फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि 1830 के जुलाई में फ्रांस में जो क्रांति हुई वो किस लिए हुई? वो इसलिए हुई कि इसे जो है जुलाई क्रांति कहा गया। यानी कि 1830 ईस्वी के समय जो जुलाई में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसे जो है क्रांति हुई, इसलिए जो है इसे जो है क्या कहा गया? तो जुलाई क्रांति के नाम से आगे जाना गया। ठीक है बच्चों, इस क्रांति के अनेक दूरगामी परिणाम सामने आए, यानी इस क्रांति के फलस्वरूप जो है अनेक दूरगामी परिणाम जो है जनता को देखने पड़े, राष्ट्रवादी नेताओं को देखने पड़े। ठीक है बच्चों, और उनमें जो है फ्रांस में जो बुर्बो वंश था, यानी बुर्बो जो राजवंश था उसकी सत्ता का भी जो है अंत हुआ इस क्रांति के दौरान, तथा जो आलेरियंस जो वंश था उनका भी जो शासन था वह भी स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद जो लुई फिलिप जो की गद्दी पर बैठे हुए थे, लुई फिलिप जो राजा के रूप में जो गद्दी पर बैठे हुए थे उन्हें जो है गद्दी सौंपी गई, यानी लुई फिलिप को जो है राजा बनाकर गद्दी को जो है सौंपा गया। और इस प्रकार जो है 1830 ईस्वी की जो क्रांति द्वारा फ्रांस में एक वैधानिक, यानी कि एक अच्छी शासन, एक विधि विधान के साथ साथ जो है राजतंत्र की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1830 ईस्वी में फ्रांस में की गई राजतंत्र की स्थापना। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र। और गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो सकी, परंतु जो है निरंकुश जो राजशाही थी, यानी कि पहले भी राष्ट्र शासन था लेकिन जो निरंकुश राजशाही थी, जो जनता के लिए तनिक भी चेतना की भावना न रखती थी, उस राजशाही का जो है का स्थान जो है खत्म करके संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। और लुई फिलिप जो कि फ्रांसीसी जनता का
राजा बना उसने जो है उदारवादी नीतियों को अपनाया, यानी कि जनता के प्रति जो है एक सहानुभूति नीतियों को अपनाया, जनता के लिए अनेक प्रकार की सहूलियत जैसे कार्य को किया। और साथ ही जो है कुलीन, यानी कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे, उसके जो विशेषाधिकार थे, यानी कुलीन जो कि व्यापारी लोग हुआ करते थे, जो पादरी लोग हुआ करते थे, उनके जो विशेषाधिकार, यानी कि जो पहले के जो राजशाही वंश था, जो निरंकुश राजशाही वंश था, उन्होंने जो उसे विशेषाधिकार दिया था, उन सभी विशेषाधिकार को छीन लिया गया। क्योंकि और जो वंचित कर दिया गया, क्यों वंचित कर दिया गया? आप पूछिएगा बच्चों कि क्यों वंचित कर दिया गया? अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे सुनिए, इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि फलस्वरूप स्वतंत्रता जो है वो समानता का अधिकार है। यानी कि हमारे किसी भी राष्ट्र में राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, उनका कहना था कि फ्रांस में जो राजतंत्र है उसमें जो है सभी व्यक्ति को एक समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, ना कि किसी को विशेष और किसी को कम। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनसे विशेषाधिकार को छीन लिया गया। और धर्मनिरपेक्षता तथा जो वैधानिक शासन था, उन शासन की नींव सुदृढ़ रूप से अच्छी तरह से जो है रखा गया। और साथ ही साथ जो है यह कार्य संपन्न होता है 1830 की जुलाई की क्रांति के फलस्वरूप। तो हमारा 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके फ्रांस में क्या प्रभाव पड़े थे, जिसके बारे में हमने विशेष रूप से जाना। तो आई होप बच्चों आपको सभी बातें जो है विशेष रूप से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट को मैं डेली पढ़ता हूँ, जिससे कि मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चों को कैसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।